ओके। सो बच्चों, इस क्लास में हम लोग केमिकल शिफ्ट के बारे में कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करेंगे। सी, केमिकल शिफ्ट को हम लोग लिखते हैं डेल्टा से, राइट। सी, देखिए केमिकल शिफ्ट की बेसिकली डेफिनेशन क्या है और किसका शिफ्ट होता है। बेसिकली हम लोग न्यूक्लियस का रेजोनेंस देखते हैं एनएमआर में। तो न्यूक्लियस की केमिकल शिफ्टिंग होती है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन बना लेते हैं, इसके बाद फिर एक एक करके बात करेंगे। तो केमिकल शिफ्ट ऑफ ए न्यूक्लियस, द केमिकल shift of a nucleus, chemical shift of a nucleus is the difference between is the difference between difference between difference between the resonance frequency of the nucleus, the resonance frequency, the resonance frequency resonance frequency of the nucleus and of the nucleus of the nucleus and a standard 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 relative to the standard, right? Relative to the standard, right? So chemical shift, basically the shift of a nucleus is the difference between the resonance frequency, difference between the resonance frequency। कहने का मतलब यह है कि इसमें एक आपका रेफरेंस होगा, रेफरेंस कंपाउंड होगा, उसकी आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देखेंगे। फिर आप देखेंगे जो आपका सैंपल है उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, और इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल शिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं फार्मूला जो यहां पे लिखा गया है, आप उसको फार्मूले में भी लिख सकते हैं। केमिकल शिफ्ट डेल्टा इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी frequency of sample minus रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, रेजोनेंस को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड whole divided by, because you know there is a I mean method to express this, whole divided by the frequency of NMR spectrometer or spectrometer।
तो अगर आप इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को देखें तो ये कैसी क्वांटिटी बन गई है। देखिए रेजोनेंस, ये भी फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी और ये भी फ्रीक्वेंसी। मतलब हमारे जो स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर, जो मशीन जिसको आप कहते हैं, जिसमें हम लोग इसको मेजर करते हैं, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है कि इस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑपरेट करेगी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली ये सारा जो हम लोग केमिकल शिफ्ट को एक्सप्रेस करने के लिए ये सारी जो कवायद कर रहे हैं, ये इसको डायमेंशन लेस बनाने के लिए कर रहे हैं, जिससे कि ये आई मीन किसी और फैक्टर यानी किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड ना करे। और इसको हम लोग एक और फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 10⁶ से। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्वांटिटी बन जाती है ppm। जैसे 100 से जब आप किसी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बनता है, ऐसे ही जब किसी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन का मतलब जिसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, तो जब किसी फ्रैक्शन को आप जो है 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है ppm। तो इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे डायमेंशन लेस बनाया और इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपको एक नई यूनिट मिल गई ppm। इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है बच्चों कि अब चाहे हमारा सैंपल थोड़े अमाउंट में हो, चाहे हमारा सैंपल ज्यादा अमाउंट में हो, ठीक है, जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब ये नहीं होता है कि भाई अगर हमने हमेशा 100 ग्राम ही लेना है कोई सैंपल तभी हम परसेंटेज डिफाइन कर पाएंगे। नहीं, हमारे पास माइक्रोग्राम में है तब भी हम परसेंटेज डिफाइन कर लेंगे। तो इसी तरीके से इसको एक तरीके से क्या किया गया है, मैथमेटिकली मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में रखा गया है। डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन में सिर्फ ये दो बातें यूज हुई हैं, ठीक है, लेकिन इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इस तरीके से फार्मूले में एक्सप्रेस करेंगे। तो केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू, आप ये लिख सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल मान लेते हैं न्यू है, माइनस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड मान लेते हैं न्यू नॉट है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर मान लेते हैं न्यू डैश है, ठीक है, इंटू 10⁶ ppm, राइट। तो अब सबकी यहां पर मैंने लिखा हुआ है, सबका मतलब वही है। न्यू इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल, न्यू नॉट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड एंड न्यू डैश इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये केमिकल शिफ्ट का कॉज क्या है, क्यों ये शिफ्टिंग हम लोगों को मिलती है, ठीक है। तो कॉज इसका है बच्चों, कॉज इसका ये है कि जब हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं, ऊपर जो हम लोगों ने बात किया है, यहाँ पे जो बात की है वो बेयर न्यूक्लियस की बात की है, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस के मैग्नेटिक फील्ड की बात की है। अब जब हम लोग एक्चुअल मॉलिक्यूल लेंगे तो एक्चुअल मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसके ऊपर जो है उसके आसपास जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि आपको पता है चार्ज पार्टिकल कहीं भी घूम रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल कहीं भी घूम रहा है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ एसोसिएटेड है। ये बहुत बचपन में आपने पढ़ रखा होगा 9th 10th 11th 12th में। तो अब आप जो है ये देखिए, आपके पास मॉलिक्यूल में दो चीजें हो गई, एक तो न्यूक्लियस हो गया, उसके पास भी चार्ज है, वो भी घूम रहा है, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके चारों तरफ जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट तरीके के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझने की कोशिश करिए, आगे आपको मॉलिक्यूल में इसी तरीके से चीजों को विजुलाइज करना है। तो जब आप किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जब जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखे हैं उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं, ठीक है। क्या बात समझ में आई? हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अलग से बाहर से लगा रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको आप कह रहे हैं। हमारे न्यूक्लियस का कुछ मैग्नेटिक फील्ड था, तो और उस जब न्यूक्लियस अकेले लिया था तो ठीक है, जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू थी। अब क्या है, अब एक्चुअल मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस के मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ न्यूक्लियस के चारों तरफ जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उन्होंने भी सर्कुलेशन
कर लिया है, और उस सर्कुलेशन के कारण क्या है, जो उस सर्कुलेशन के कारण, जो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या करता है, अपोज करता है। तो जिसके कारण जितना न्यूक्लियस को जितना फील करना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, उतना वो फील नहीं करता, उससे कम फील करता है, और यही कारण है केमिकल शिफ्ट का, और इसी को हम केमिकल शिफ्ट फेनोमेना कहते हैं। तो द मेन कॉज ऑफ दिस केमिकल शिफ्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड induced by circulating electron around the nucleus, right? And these circulating electrons, circulating electron magnetic field, whatsoever magnetic field produced by this circulating electron, they oppose this magnetic field. ये जो magnetic field है, magnetic field opposes the external magnetic field. तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिखते हैं बी नॉट से। तो अब बताइए भाई, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने फिक्स मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा था उसको अपोज किया, उसके मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा कम कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जो न्यूक्लियस है हमारा, वो क्या करेगा, कम मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, फील करेगा। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई अगर एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो न्यूक्लियस है वो एक मैग्नेटिक फील्ड वो अपना फील कर रहा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और जब ऐसा एक और एडिशनल फीचर आ गया न्यूक्लियस के साथ, सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो न्यूक्लियस हमारा है वो कम मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा। यानी अब जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगा न्यूक्लियस के ऊपर, तो अगर हम लोग उसको बी लिखें, बी इफेक्टिव लिखें, ये वो फील्ड है बी इफेक्टिव जो अब न्यूक्लियस फील कर रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू बी नॉट माइनस बी नॉट इंटू सिग्मा, राइट। तो ये भी एक, इसको एक इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं, और ये दूसरा इक्वेशन हमारा बन गया, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें सिग्मा क्या है भाई, एक नई चीज आ गई आप लोगों के लिए, बिल्कुल नई चीज नहीं है, इसके बारे में आप जानते हैं। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग का मतलब सील्ड करना, बेसिकली किसी चीज को रोकना। जैसे हम लोग अपने घर को दीवारों से क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं, तो ये एक तरीके से बाउंड्री बनाना, तो ये शील्डिंग कांस्टेंट। अब ये क्या होगा, शील्डिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो मॉलिक्यूल में हर न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग होगी, अलग अलग, सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, और यही डिटरमाइन करेगा कि किसका न्यूक्लियस कहां पर रेजोनेंस करेगा, किस फ्रीक्वेंसी पे जाकर के रेजोनेंस करेगा। तो बेसिकली दिस इज द कॉज। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हुआ कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल का एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, थ्योरेटिकली बताना चाहते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस सिग्मा के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी होनी चाहिए कि ये मॉलिक्यूल में क्यों, क्योंकि एक जरा सा भी एंगल भी अगर चेंज हुआ, तो एंगल चेंज होने से भी जो है क्या होगा,
ये कहीं ना कहीं शील्डिंग की वैल्यू जो है, शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू ये क्या होगी, चेंज होगी। ये वैल्यू चेंज होगी तो बी इफेक्टिव चेंज होगा, और जैसे ही बी इफेक्टिव चेंज होगा, आप सबको पता है यहाँ पर रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है बी नॉट पे। अब पहले जो बी नॉट था अब वो बी इफेक्टिव हो गया है। मतलब ये कहने का है कि अब हम लोग जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अब ये बी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना होकर के बी इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, राइट। और जैसे जैसे बी इफेक्टिव जो होगा वो हर न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग होगा। हर न्यूक्लियाई वो डिपेंड करेगा कि वो न्यूक्लियाई किस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। अगर ऐसा कोई न्यूक्लियाई है जिसके चारों तरफ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ गई है, तो देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड ढेर सारे अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो ज्यादा अपोज करेंगे, ज्यादा अपोज करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसलिए इसको शील्डिंग कांस्टेंट कहा जाता है। यानी शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आप देखिए इस इक्वेशन से बी इफेक्टिव की वैल्यू उतनी कम होगी, और वो उतनी कम फ्रीक्वेंसी पर जाकर के क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। यानी उसको रेजोनेंस कराने के लिए आपको कम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, यानी कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है, कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये है बच्चों केमिकल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट, और केमिकल शिफ्ट के बारे में मेन कॉज क्या है केमिकल शिफ्ट का। तो बेसिकली मेन कॉज है, आपके सामने मैंने लिख दिया, द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि भाई केमिकल शिफ्ट जो है ये क्या किसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर यूज कर रहे हैं इसके लिए, क्या उसके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी। तो क्वेश्चन एक मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैग्नेटिक केमिकल शिफ्ट इज द केमिकल शिफ्ट depends on the frequency of or magnetic field strength, we can write better word, depends on the magnetic field strength, depends on the magnetic field strength, राइट। तो देखिए इज द केमिकल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो क्या होगा भाई आंसर इसका, सी आंसर होगा नो, राइट। अब देखिए इसको मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूं कि क्यों केमिकल शिफ्ट जो है। देखिए अगर एब्सोल्यूट सेंस में हम लोग बात करते हैं तो एब्सोल्यूट सेंस में डेफिनेटली ये डिपेंड करेगा, लेकिन चूंकि ये रिलेटिव सेंस में बात हो रही है तो इसलिए ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। देखिए कैसे, सपोज करिए कि एक हमारे पास स्पेक्ट्रो मीटर है जो कि आई मीन 3 मेगाहर्ट्ज पे मान लेते हैं
वो 3 × 10⁶ हर्ट्ज पर वो ऑपरेट होता है। मतलब हमारा रेफरेंस जो है, सपोज करिए कि हमारा जो रेफरेंस आ रहा है, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, हमारा जो रेफरेंस है उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 3 × 10⁶ हर्ट्ज, यानी 3 मेगा हर्ट्ज कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। और हमारा जो सैंपल है, सैंपल की फ्रीक्वेंसी ये मान लेते हैं कि आ रही है 3000 इतने हर्ट्ज पे, राइट। 3 × 10⁶ हर्ट्ज हमारा रेफरेंस है और सैंपल की फ्रीक्वेंसी ये आ रही है, और हमारा जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो 3 मेगा हर्ट्ज का है। यानी स्पेक्ट्रोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है, स्पेक्ट्रोमीटर इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये 3 × 10⁶ हर्ट्ज या 3 मेगा हर्ट्ज की है। तो अब बताइए क्या होगा। केमिकल शिफ्ट, तो केमिकल शिफ्ट हो जाएगा दिस सैंपल की फ्रीक्वेंसी माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 360 होल डिवाइडेड बाय this 3 × 10⁶ into 10⁶। तो ऐसे सिचुएशन में ये आ गया 1 ppm। इसका डिफरेंस आ गया 300 डिवाइडेड बाय दिस 3 × 10⁶। No, 3 × 10⁹ hertz. This time we have taken 300 megahertz. Suppose that it is working 300 megahertz. 300 × 10⁶ hertz, right? So 300 megahertz, right? So now we will get this 1 ppm chemical shift. अब सपोज करते हैं कि अब हमने दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया जो 500 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है। 500 मेगाहर्ट्ज, यानी अब हमारे स्पेक्ट्रोमीटर की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई वो 500 मेगाहर्ट्ज, यानी एक हमने ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया जो 500 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा रेफरेंस फ्रीक्वेंसी होगा वो फ्रीक्वेंसी बताइए बढ़ेगी या घटेगी? आप लोग सोच के बताइए। अगर हमारा जो क्या नाम है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गया, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ गया यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने बढ़ा दी, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर मैंने आपको समझाया होगा कि ये जो सेपरेशन है ये डिपेंड करता है इस मैग्नेटिक फील्ड पे। जितना ज्यादा आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया उतना ज्यादा ये सेपरेशन होगा, जितना ज्यादा सेपरेशन होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर आपने एक ऐसी मशीन यूज की है जो है इतने मेगाहर्ट्ज पे 500 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रही है,
तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये भी रेफरेंस की जो फ्रीक्वेंसी है, ये भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो 500 मेगाहर्ट्ज पे अगर ये है तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। और जो हमारे सैंपल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी जो है प्रोपोर्शनेट में बढ़ जाएगी। सैंपल की फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी 500 हर्ट्ज, राइट। फिर आप देखिए केमिकल शिफ्ट कितना आ जाएगा। केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू सैंपल की फ्रीक्वेंसी 500 एंड 500 माइनस 5 this whole divided by 500 into 10⁻6 multiplied by 10⁻6, फिर आ गया कितना 1 ppm। यहाँ का डिफरेंस आया 500 और ये हो गया 10⁻6 दिस कैंसिल, सो 500 by 500 इज इक्वल टू 1 ppm। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने फील्ड स्ट्रेंथ क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते ही क्या हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस है वो अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो केमिकल शिफ्ट है वो वही रहेगा। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई केमिकल शिफ्ट क्या इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी या उसकी फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मेजरमेंट यहाँ पर रिलेटिव होता है। अगर यही क्वेश्चन में ऐड कर दिया जाए कि नहीं एब्सोल्यूट सेंस में बताइए डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, तो आपका आंसर होगा हाँ, एब्सोल्यूट सेंस में ये डिपेंड करेगी। लेकिन रिलेटिव सेंस जो कि हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं यहाँ मेजरमेंट में, उसमें डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें एक वर्ड मैंने अपने डेफिनेशन में यूज किया है, मैं उसको भी डिफाइन करना चाहता हूँ। द केमिकल शिफ्ट ऑफ न्यूक्लियस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूक्लियस एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन सा केमिकल है जो हम यहाँ एनएमआर में स्टैंडर्ड की तरह ही यूज करते हैं, राइट। तो अब हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि वो कौन सा केमिकल है जो एनएमआर में स्टैंडर्ड की तरह यूज होता है टू मेजर द केमिकल शिफ्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर केमिकल शिफ्ट, फॉर केमिकल शिफ्ट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हम लोग देखिए इसके लिए क्या यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग एक कंपाउंड यूज करते हैं जिसका नाम है TMS। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज TMS। फुल फॉर्म क्या है इसका, टेट्रा मिथाइल सिलेन। टेट्रा मिथाइल सिलेन, राइट। क्या स्ट्रक्चर होता है, सिलिकॉन होता है और 4 क्यों इसको हम लोग एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। ठीक है, इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये क्या है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। दिस इज सॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दूसरा क्या कारण है क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, दूसरा कारण ये है कि इसमें क्या है, ये इनर्ट है, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा किसी से, और वोलाटाइल है, इनर्ट एंड वोलाटाइल। और तीसरा फैक्टर ये है कि इसमें कुछ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये,
और 12 केमिकली इक्विवेलेंट, ठीक है, 12 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, और 1 2 3 4 आई मीन 4 आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट कार्बन है, ठीक है। तो ये सब के सब एक ही जगह स्पेक्ट्रम में जो है क्या करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं। तो एक आप ये भी रीजन लिख सकते हो कि हैव 12 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, राइट। मतलब 12 के 12 हाइड्रोजन एक ही जगह रेजोनेंस शो करेंगे, सब कुछ सिमेट्रिकल है, बहुत ही सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो हर एक के इन्वायरमेंट इक्विवेलेंट है। और इसी तरीके से 4 इसमें जो है 4 C13, ठीक है, 12 1H1 आप कह सकते हैं, एंड 4C13 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट कार्बन का। और यही रीजन है कि ये जो है हम लोग आई मीन टेट्रामिथाइल सिलेन एक कॉमन चॉइस होती है एज ए स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जानते हैं जहां पे टीएमएस की पीक आती है उसी को हम लोग जो है क्या पुट कर देते हैं, 0। तो जहां पे एनएमआर सिग्नल इसका आएगा टीएमएस का, एनएमआर सिग्नल जहां पर भी टीएमएस का आएगा टेट्रामिथाइल सिलेन का, वही वैल्यू होती है डेल्टा इज इक्वल टू 0, सॉरी टीएमएस डेल्टा स्केल पर उसी को हम लोग पुट करते हैं 0, राइट। तो अब अगर हम लोग देखें तो I will give you one picture regarding this. See, if you see this picture, so I have tried to show you here this and try to explain this chemical shift with the help of some this figure. See, this is a delta scale. You can say this is a delta scale, means chemical shift scale. See, this is the zero of this. So this is the I mean peak of TMS, tetramethyl serine, right? And this is upfield. What is the meaning of upfield? And here it is downfield. Upfield means this requires higher frequency for resonance. Upfield, field means higher frequency, right? So upfield means upfield अगर आपने पीछे का जो है सारे रिलेशन समझे हैं तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा कि अप फील्ड का मतलब फील्ड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। इफ वी आर आई मीन अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो अप फील्ड का मतलब दिस रिक्वायर्स हायर फ्रीक्वेंसी, मींस हायर एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी for resonance,
और हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब हायर एनर्जी, राइट? हायर फ्रीक्वेंसी मींस हायर एनर्जी। एंड डाउन फील्ड और लो फील्ड का मतलब है डाउन, अच्छा इसका और भी मतलब पहले समझ लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग डाउन फील्ड की बात करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस, मान लेते हैं हम प्रोटॉन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस के, प्रोटॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वो अपोज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी शील्डिंग की वैल्यू, शील्डिंग कांस्टेंट ज्यादा है। शील्डिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, ठीक है, शील्डिंग कांस्टेंट अगर ज्यादा हो गया तो जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है जो न्यूक्लियस फील कर रहा है वो कम हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में आपको हायर फ्रीक्वेंसी यानी ज्यादा एनर्जी दे करके उसको क्या करना पड़ेगा, रेजोनेंस कराना पड़ेगा। तो अब फील्ड का मतलब ये हुआ कि हायर, हाई वैल्यू ऑफ, हाई वैल्यू ऑफ सिग्मा, शील्डिंग कांस्टेंट। हाई वैल्यू ऑफ सिग्मा का क्या मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियस है हमारा, जो हमारा एटम का न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, यानी जो इलेक्ट्रॉन की अपनी फील्ड, ये ब्लू कलर से मैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है इसके चारों तरफ, ये रेड कलर से मैंने न्यूक्लियस दिखाया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के कारण, जो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के कारण जो फील्ड डेवलप हो रही है, ठीक है, ये ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि इस न्यूक्लियस के, जिसके लिए डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, राइट। हाई वैल्यू ऑफ सिग्मा मतलब कि हायर, हायर द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड produced by circulating electrons, right। तो अब क्या हुआ, जब इस इलेक्ट्रॉन ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ज्यादा अपोज करेगा, ज्यादा अपोज करेगा तो जो इफेक्टिव फील्ड होगी कम हो जाएगी, तो आपको बाहर से ज्यादा फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आई मीन रेजोनेंस कराने के लिए। तो ये है मीनिंग यहाँ पर। अप फील्ड का मतलब, ऐसे ही डाउन फील्ड, इसका पूरा अपोजिट कर दीजिए। डाउन फील्ड का मतलब हुआ कि, डाउन फील्ड का मतलब हुआ लो फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस, लो फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस, लो फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस, राइट। मीन्स लो वैल्यू ऑफ, लो वैल्यू ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट। कहने का मतलब यह है कि कम इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ जो क्या कर रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो ये डाउन फील्ड और अप फील्ड का मतलब, होपफुली ऑल ऑफ यू आर क्लियर, ओके। अब देखिए
ये एक कंपाउंड का स्पेक्ट्रम दिखाया गया है जिसमें हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन को देखना चाह रहे हैं। ये हमारा टीएमएस की पीक है, और ये रेड कलर से देखिए, जो रेड कलर के हाइड्रोजन दिखाए गए हैं उनकी पीक ये है। और अब जो बात यहाँ पे मैंने आपको समझाई है वो चीज यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए इस फिगर में। ठीक है, बिल्कुल वही बात आपको नजर आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेड कलर से, यानी ये कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये बताइए अप फील्ड आ रहा है इस वाले हाइड्रोजन से या डाउन फील्ड जा रहा है? ऑब्वियसली अप फील्ड आ रहा है। अप फील्ड आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसमें जो हाइड्रोजन के अराउंड आई मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। और जो ग्रीन कलर वाले हाइड्रोजन है इसमें जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड आई मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है। इसलिए ये क्या हो रहा है, डाउन फील्ड जा रहा है, और ये इसके रिस्पेक्ट में अप फील्ड है। अब मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर फिगर बना करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए इस मॉलिक्यूल का मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये वाला कार्बन ये है, और ग्रीन कलर ले लें भाई। ग्रीन, ब्लैक एंड रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड। ओके, तो पहले तो मैं ब्लैक से स्केलेटन लिख दूं, कार्बन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और फिर कार्बन, और फिर कार्बन। जितनी बात यहाँ पे मैंने बताई है आपको, अब मैं उसको इस ग्राफ में, इस स्पेक्ट्रम में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रीन से ये दोनों हाइड्रोजन मैंने लिख दिया, और रेड से ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। ठीक है भाई, अब जरा यहाँ पे केमिस्ट्री लगाइए, केमिस्ट्री लगाइए। ये ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो ये इस वाले बॉन्ड को के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये सारा जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो 2 हाइड्रोजन हमारे पास है, ये जो ग्रीन कलर के हाइड्रोजन है, इनके न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। और आप देखिए यहां पर इस बॉन्ड को ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से भी, और ये इससे भी। ठीक है, लेकिन इस कार्बन के दोनों तरफ 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो ज्यादा इंपैक्ट होगा, यहाँ पे ज्यादा विड्रॉल होगा, और यहां पर इस कार्बन के एक तरफ एक ही ऑक्सीजन लगा हुआ है। आल्दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी शिफ्ट होगी इधर की तरफ, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन जब खींचेगा इलेक्ट्रॉन को तो फिर उसी हिसाब से थोड़ा सा कार्बन भी खींचेगा। लेकिन अब आप इनका, इस कार्बन और इस कार्बन की स्थिति को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को अगर हम लोग नंबर 1 कहते हैं और इसको नंबर 2 कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के चारों तरफ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू इसके। और इसलिए ये क्या हो रहा है, अप फील्ड आ रहा है और ये डाउन फील्ड आ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पे देखिए केमिस्ट्री का रोल यहां पे शुरू हो गया। अब आप केमिस्ट्री का रोल ऐसे देखेंगे कि भाई बॉन्डिंग क्या है, उसमें बॉन्ड एंगल क्या है, उसमें जो है क्या कहते हैं, और किसी फैक्टर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे अफेक्ट हो रही है, पाई बॉन्ड्स हैं तो क्या इंपैक्ट होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्या हो गया, अप फील्ड हो गया। मतलब ये जो 6 प्रोटॉन हैं, इन 6 प्रोटॉन के लिए जो
फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगेगी इनको रेजोनेट कराने के लिए, और ये दो कम फ्रीक्वेंसी लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को रीड करके बता देंगे कि भैया इसमें दो तरीके के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। 6 प्रोटॉन ऐसे हैं जो ऐसे क्या नाम है इस डेल्टा वैल्यू पे है, और 2 प्रोटॉन इस डेल्टा वैल्यू पे है। और इस तरीके से हम लोग इसी में इंटीग्रेशन यूज करके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बता सकते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे सीखेंगे तो मैं समझता हूं आप लोगों को केमिकल शिफ्ट के बारे में आइडिया डेवलप हो गया। ठीक है।